हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन में आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं महिला पर्यवेक्षक का एक और पेपर। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फीमेल सुपरवाइज़र के बारे में। जो लास्ट एग्ज़ाम इसका हुआ था 2017 में हुआ था, तो इसका एक पेपर 25 मार्च 2017 को 2:30 बजे वाली शिफ्ट का है, जिसका हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक पेपर और कंप्लीट यहाँ पर किया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से आप एक बार फीमेल सुपरवाइज़र का प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ से पूरे वीडियो को विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो एक बार 2 मिनट में हम लोग पूरा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आज के पेपर को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू 2017 रूल बुक, यहाँ पर 200 नंबर का एक पेपर होगा। ठीक है, जिसमें आपके 4 सेक्शंस रहेंगे। फर्स्ट वाला जो सेक्शन होगा जो कि कनेक्टेड होगा आपका पोषण व स्वास्थ्य से। ठीक है, इसमें हेल्थ हाइजीन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 55 नंबर का ये पूरा सेक्शन रहेगा, जिसमें मोस्टली हेल्थ से रिलेटेड जितने भी टीकाकरण वगैरह की प्रोसेस होती है, किस प्रकार का भोजन लेना चाहिए, है ना, जो गर्भवती महिला है उसकी देखभाल किस प्रकार से किया जाना चाहिए, क्या क्या नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर स्कीम्स लॉन्च की गई है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी 55 नंबर में। उसके अलावा सेकंड में आ जाता है बेसिक नॉलेज, आपका जनरल नॉलेज, जिसमें आपका कंप्यूटर का नॉलेज, सामान्य ज्ञान, है ना, मैथ्स, रीजनिंग, सारी चीज़ें पूछी जाएगी। ये भी रहेगा आपका 55 नंबर का। इसमें थोड़ा बहुत साइंस भी रहेगा। ठीक है, तो साइंस, मैथ्स, बिल्कुल जो जनरल चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें पूछी जाएगी। इसके बाद आता है थर्ड सेक्शन आपका मैनेजमेंट का, जिसमें 45 नंबर का आपसे मैनेजमेंट पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे अभी पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका जनरल मैनेजमेंट सब्जेक्ट था, तो इसमें मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ पैराग्राफ्स रहते हैं, है ना, फिर उनसे 2 पैराग्राफ रहेंगे, 12 क्वेश्चन उनसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी में आपका जो है विकास की अवधारणा और उसकी योजनाएं, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, क्या क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन क्या होता है, मोबिलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, तो इस टाइप से टोटल 45 नंबर में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट जो आ जाता है वो आ जाता है आपकी शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। ठीक है, वो यहाँ पर चाइल्ड का केयर किस तरीके से किया जाए, उसको कैसे एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, कंप्लीट आपका चाइल्ड डेवलपमेंट जो रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 45 नंबर का। ठीक है, जिसमें बाल विकास का परिचय, शाला के पूर्व किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, दैट मीन्स अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, किंडरगार्टन की बात हो रही है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनकी देखभाल कैसे की जाएगी, और बाल देखभाल एवं संरक्षण, तो इसमें भी आपका थोड़ा बहुत साइंस इंक्लूड हो जाता है ना, जितनी भी टीकाकरण की प्रोसेस और ये सारी चीज़ें होती है, बीमारियां वगैरह, वो सारी इसमें आ जाती है। तो ऐसे करके ये टोटल हो जाता है आपका 45 नंबर का। आज जो हम लोग यहाँ पर पेपर कंप्लीट करने वाले हैं उसका सेक्शन 4 हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक ऑफिशियल डिटेल्स नहीं आ जाती तब तक हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि 45 नंबर को पूरा कवर कर लें। ठीक है, तो 45 नंबर की तैयारी आप अभी से स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपने एमपीटेड ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 में भी पढ़ा होगा, है ना, तो बस इसका आपको एक जस्ट जब पूरा ऑफिशियल डेटा आ जाता है तब सिर्फ रिविजन करना रहेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन के बारे में, सेक्शन नंबर 4 के बारे में, जो कि रहेगा यहाँ पर 45 नंबर का। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर देखिएगा। देखो क्या पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू सामग्री घरेलू अधिगम में रचनात्मक गतिविधियों हेतु बच्चों की मदद करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस होल्ड मटीरियल्स हेल्प चिल्ड्रन इन होम बेस्ड लर्निंग फॉर क्रिएटिव एक्टिविटी। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखा पाएँ, इसके लिए वो जो हमारे घरेलू सामग्री है उसमें से किस किस का प्रयोग करके नई नई चीज़ें बना सकते हैं। जस्ट लाइक आर्ट एंड क्राफ्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो प्लास्टिक कवर, प्लेटें हो सकती है, घर में बचे हुए डब्बे हो सकते हैं, है ना, इस्तेमाल किए हुए कागज हो सकते हैं, समाचार पत्र हो सकते हैं, तीलियाँ हो सकती है, लकड़ी के सामान के टुकड़े, कांच की सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के टूटे हुए भाग। देखो बच्चों को कुछ ना कुछ, हम लोग बोलते हैं ना कि बेस्ट फ्रॉम दी वेस्ट, मतलब जितना भी वेस्ट सामान हमारे पास पड़ा है जिनको हम फेंकने वाले हैं, तो उससे आप क्या उसको कैसे यूटिलाइज करके कोई नई चीज़ यहाँ पर बना सकते हैं, जस्ट लाइक क्या इनोवेट आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो छोटे छोटे बच्चों को जो प्रोजेक्ट कार्य दिए जाते हैं मोस्टली इसी पर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे इन चीज़ों को यूटिलाइज करके कुछ नया, कुछ इनोवेटिव यहाँ पर बना सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्न में से कौन सा औपचारिक मार्ग निर्देश बाल संरक्षण कार्य से संबंधित है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल गाइडेंस रिलेटेड टू चाइल्ड प्रोटेक्शन वर्क। तो आपको ध्यान होगा चाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट भी होते हैं, तो आज हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़ा सा इस एक्ट के बारे में डिस्कस कर ले। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना जो है बाल संरक्षण के अंतर्गत आता है। इन सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है या चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो कार्य है वो क्या है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना, जो कि 2006 में आया था। कोई गोपनीयता नहीं रखना, जो नियम 2000 का है। प्रत्येक बच्चा महत्वपूर्ण होता है, या फिर बाल परिवीक्षा अनुसंधान के संदेश। तो बेसिकली बाल संरक्षण का जो टारगेट होता है कि बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना, जी ही यहाँ पर क्या होता है, बाल संरक्षण का उद्देश्य होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब एक बार 2 मिनट में हम लोग पूरा बाल संरक्षण को देख लेते हैं। बाल संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होता है, यही आपसे पूछा गया था, बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए कानूनी सुरक्षा उपाय सुझाना और उनका उपाय करना। ठीक है, बाल अधिकारों के उल्लंघन और कार्रवाई की शुरुआत में जो पूछताछ होती है वो बाल संरक्षण के अंतर्गत आती है। ठीक है, इसके अलावा आतंकवाद, हिंसा, आपदा, HIV एड्स, तस्करी, माल उपचार, शोषण, पोर्नोग्राफी और वेश्यावृत्ति से प्रभावित बच्चों के अधिकारों की जांच और उनके उपचारात्मक उपाय, दैट मीन्स उनको इन सारी चीज़ों से कैसे बाहर निकाला जाए, ये सारी चीज़ें बाल संरक्षण आयोग यहाँ पर करता है। ये जस्ट एक सलाहकारी आयोग है, ये कोई कानून नहीं है। जस्ट आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये सलाहकारी आयोग है, ये सजेशन दे सकता है, ये बता सकता है कि आप बच्चों के लिए ये चीज़ें कर सकते हैं। ये खुद सजा यहाँ पर नहीं देगा, वो कार्य होगा हमारी कानून का। ठीक है, बाल संरक्षण और मूल अधिकार की बात कर ले तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 और 24 जो है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि एक मूल अधिकार की श्रेणी में आता है, इसका प्रावधान रखा गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 और 24 आते हैं जो शोषण के विरुद्ध की बात करते हैं, है ना, शोषण की बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें शोषण के अंदर कंसीडर करी जाती, तो इसी के अंदर बच्चों से भी रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 23 में मानव के किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार, चाहे वह सामाजिक आर्थिक रूप से हो या उससे ज़बरदस्ती मजदूरी करवाना, बलात्श्रम करवाना, बंधुआ मजदूरी, है ना, जिसको सागड़ी प्रथा बोला जाता है, हाली प्रथा, हाली मतलब कि अपने यहाँ पर हमने किसी को परमानेंटली काम करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, गाँव में ये प्रथा होती है ना। बेगार प्रथा का पूर्णतया निश्चित किया गया है, और ऐसा करना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। ठीक है, मतलब कोई किसी को परमानेंट यहाँ पर उनसे मजदूरी नहीं करवा सकता। ये सारी चीज़ें अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आती है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 24 जो है इसका संबंध बच्चों से संबंधित है, जिसमें किसी भी प्रकार के बच्चों से शोषण का निषेध किया गया है। तात्पर्य यह है कि 6 से 14 वर्ष आयु तक के बच्चों को किसी भी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई आपके बाल संरक्षण और मूल अधिकार से। इसके अलावा अनुच्छेद 39 इसका पार्ट घ जो है वो ये बताता है कि आर्थिक ज़रूरतों की वजह से जबरन ऐसे कामों में भेजना जो कि बच्चों की आयु व क्षमता के उपयुक्त नहीं है, इनसे बच्चों की सुरक्षा करना। ठीक है, जैसे कि बच्चों को किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया है, खुदाई वगैरह करने के लिए भेज दिया है, कारखानों में काम करवाया जा रहा है ना, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इसका जो च वाला भाग है वो बताता है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय माहौल में स्वस्थ विकास के अवसर और मुहैया करवाना और उनको शोषण से बचाना। बच्चों को वयस्क पुरुष और महिला के बराबर ही समान अधिकार यहाँ पर प्राप्त रहेंगे। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार, अनुच्छेद 15 के तहत भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और अनुच्छेद 46 के तहत जबरन बंधुआ मजदूरी और सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से कमजोर तबकों के बचाव का अधिकार यहाँ पर शामिल किया गया है। 10 अक्टूबर 2006 से बाल श्रम को पूर्णतया निषेध यहाँ पर कर दिया गया था। बालक को 0 से 18 वर्ष की आयु की शामिल में व्यक्त किया गया। दैट मीन्स बालक कौन होते हैं, जो कि 0 से 18 वर्ष के होंगे, वो बालक की कैटेगरी में यहाँ पर आएंगे। और 10 अक्टूबर 2006 को बाल श्रम को पूर्णतया बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे इतना पूछा गया था, बाल संरक्षण का कार्य क्या होता है। सो बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मिलकर कार्य करना ही बाल श्रम की बात यहाँ पर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। वह कथन चुने जो मूल प्रतिवर्ती क्रियाओं के नियंत्रण को सर्वोत्तम वर्णित करता है। जितने भी हमारे प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है, मूल प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, सडन रिएक्शन जो हमारे साइड से आती है।
जैसे कि एकदम से छींक आने पर आंखों का बंद हो जाना, ये कुछ ऐसे सडन रिएक्शन है जिस पर मस्तिष्क तुरंत प्रतिक्रिया देता है। तो ये मस्तिष्क के ग्रे भाग से आती है ना। मस्तिष्क में दो मैटर पाए जाते हैं, एक वाइट मैटर होता है ना, और एक ग्रे मैटर यहाँ पर होता है, ठीक है। तो ये वहाँ से आती है क्या, या फिर ये मिड ब्रेन से आती है। मध्य मस्तिष्क मूल प्रतिवर्ती क्रिया को कंट्रोल करता है। सेरेबल कॉर्टेक्स जो होता है, प्रमस्तिष्क अग्र मस्तिष्क जो है, प्रतिवर्तों को घटित करने के लिए संकेत देता है। या फिर देखभालकर्ताओं के द्वारा प्रबलन प्रतिवर्ती गतिविधि जो है इसको कंट्रोल करता है। क्या आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। मूल प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। जितने भी रिफ्लेक्सेस आते हैं वो सबके सब आते हैं आपके मिड ब्रेन से। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द मिड ब्रेन कंट्रोल प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। अगला भाग देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से अंतःक्रिया करते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं। होम बेस्ड लर्निंग की बात करें, अच्छा इसमें मोस्टली क्वेश्चन जो है आपसे शुरुआती समय के अर्ली चाइल्डहुड जो स्टेज होती है उससे ज़्यादा पूछे जाएंगे। जैसे प्राइमरी एजुकेशन में जो प्राइमरी टीचर्स का एग्जाम होता है उसमें मोस्टली क्वेश्चन छोटे बच्चों से रिलेटेड होते हैं, तो सेम इसमें भी मोस्टली क्वेश्चन आपसे छोटे बच्चों से रिलेटेड होने वाले हैं, क्योंकि इनकी केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। तो घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से अंतःक्रिया करते हैं। होम बेस्ड लर्निंग मतलब शुरुआती समय में बच्चा अपने कहाँ से सीखता है, फर्स्ट जो उसका सोशलाइजेशन होता है उसके घर से ही शुरू होता है। तो सीखना लर्निंग भी कहाँ से होती है, उसके घर से ही होती है। सो घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों से अंतःक्रिया करते हैं। वे कैसे सीखते हैं, बच्चे जो है माता पिता से कैसे सीखते हैं, बात करके, विचार करने के लिए, चित्र रंगना, पेंटिंग वगैरह करके, या फिर चित्र मिलाना मिलकर सीखते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब माता पिता बच्चे से और बच्चे माता पिता से बातचीत करते हैं तो इस तरीके से वो चीज़ों को सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। B6 का क्वेश्चन था, आनुवंशिकता के बारे में कौन सी भ्रामक धारणा यहाँ पर है। हेरिडिटी को लेकर कौन सा मिसकंसेप्शन यहाँ पर फैला हुआ है। पहला ऑप्शन, आनुवंशिकता का अर्थ है कि व्यक्ति में परिवर्तन नहीं होगा। दैट मीन्स कि जितनी भी हेरिडिटिकल चीज़ें हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है ना, जब से इंसान का जन्म होता है टिल लास्ट। दूसरा है, किसी प्रबल आनुवंशिक घटक वाले गुण को प्रभावित करने का प्रयास निष्फल होगा। अगर हम लोग उस व्यक्ति के अंदर उस आनुवंशिक प्रभाव को कम करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। मतलब एक व्यक्ति में कोई जन्मजात आनुवंशिक बीमारी है, क्या उसके प्रभाव को थोड़ा बहुत भी कम किया जा सकता है क्या। तीसरा, यदि कोई गुण आनुवंशिक है तो विरासत में प्राप्त विविध लोगों पर इसके प्रभाव समान होंगे। जैसे कि एक माता पिता के कुछ 3 बच्चे हैं, ठीक है, तो क्या तीनों में समान लक्षण आपको दिखाई देंगे क्या। जो माता पिता में वो सेम के सेम तीनों लक्षण उन तीनों बच्चों में दिखाई देंगे क्या, या फिर ये सारी चीज़ें भ्रामक धारणा है, मिसकंसेप्शंस है। देखो ये भी, देखो अब इसको वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते हैं। हेरिडिटी मीन्स दैट अ पर्सन विल नॉट चेंज। क्या आनुवंशिकता ये बोलती है क्या कि व्यक्ति जन्म से जैसा है वैसा ही रहेगा। नहीं, आनुवंशिकता को पूरा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक हम लोग उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अगर कोई बीमारी है तो मान लो आप उसको पूरा ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन उसके कुछ प्रभाव को तो कम कर ही सकते हैं। कई सारी मेडिकल फैसिलिटीज़, कई सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, ठीक है। तो पहला वाला गलत है कि परिवर्तन हो सकता है। दूसरा, किसी प्रबल आनुवंशिक घटक वाले गुण के प्रभावित करने का प्रयास निष्फल है। निष्फल नहीं, हम लोग कर सकते हैं, इट डिपेंड कि किस प्रकार की आनुवंशिकता उस व्यक्ति में है, ठीक है। तीसरा, सभी लोगों पर समान प्रभाव दिखेंगे ये ज़रूरी नहीं है, दिख भी सकते हैं और बिल्कुल भी नहीं दिख सकते और अपोजिट भी दिख सकते हैं, सारी चीज़ें पॉसिबल है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के तीनों पॉइंट यहाँ पर गलत हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है, आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था, मनुष्य के निम्न में से कौन से लक्षण आनुवंशिकता के द्वारा निर्धारित होते हैं। उसकी हाइट, उसका स्किन कलर, उसकी पर्सनालिटी, या फिर ये सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही चीज़ें आनुवंशिकता के थ्रू आती है। जैसे कम हाइट वाले माता पिता के बच्चे भी कम होंगे, स्किन का कलर भी कहीं ना कहीं पेरेंट्स से अफेक्ट करता है, पर्सनालिटी भी थोड़ा बहुत हम लोग बोल सकते हैं कि आनुवंशिकता से थोड़ी बहुत प्रभावित होती है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लक्षण बच्चों के अंदर आते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत आसपास के इन्वायरमेंट से परिवर्तन होता है, जिस भी क्लाइमेट में वहाँ पर बच्चा रहता है उससे थोड़ा बहुत ये चीज़ें अफेक्ट होती है। निम्न में से कौन एक विशिष्ट अधिगम निःशक्तता का उदाहरण होगा। कौन एक स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी यहाँ पर हो सकती है जो कि पढ़ने से कनेक्टेड होगी। मेंटल रिटार्डनेस होना, ADHD अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर का होना, डिसलेक्सिया का होना, या फिर ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम
डिसऑर्डर का होना। तो कौन अधिगम निःशक्तता को यहाँ पर प्रदर्शित कर सकता है? अधिगम निःशक्तता पढ़ने से रिलेटेड क्या हो जाएगा? पठन विकृति, दैट इज डिसलेक्सिया। इसमें बच्चे को जब पढ़ने को बोला जाता है तो वो क्या करता है, कुछ जैसे कि एम लिखा हुआ है तो उसको डब्ल्यू पढ़ लेगा, डी लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको ये डी ऐसा दिखाई देगा, ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो दिक्कतें होती है, इस प्रकार से बच्चों के साथ होती है। एक लाइन को पढ़ने को बोला तो थोड़े बहुत अक्षर को वो छोड़ देगा। तो इस प्रकार की विकृति को क्या बोला जाता है? डिसलेक्सिया यहाँ पर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा, भावनात्मक व्यवधान का हल्का स्वरूप क्या होता है? अ माइल्ड फ्रॉम एन इमोशनल डिस्टर्बेंस। भावनात्मक अवधान का हल्का स्वरूप दैट मीन्स कहीं ना कहीं व्यक्ति या बच्चा जो है इमोशनली डिस्टर्ब्ड है, ठीक है, तो इसको साइकोसिस बोला जाएगा, ऑटिज्म बोला जाएगा, शिजोफ्रेनिया बोला जाएगा या फिर न्यूरोसिस बोला जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। साइकोसिस बेसिकली होता क्या है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति या जो भी बच्चा इस बीमारी से ग्रसित है, कोई भी इमोशनली वो कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से वो अस्थिर हो रहा है, दैट मीन्स कि उसके अंदर हॉलोकिनेशन हो सकता है। हॉलोकिनेशन क्या होता है? उसको कन्फ्यूजन होता रहेगा, कोई चीज़ें उसके सामने नहीं है फिर भी उसको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं मेरे साथ ये चीज़ बुरी हो सकती है, ठीक है। इमेजिन करता रहेगा कि कोई उसको मारने की कोशिश कर रहा है या कोई उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारे के सारे भावनात्मक व्यवधान के रूप हो सकते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है तो उसको हम लोग यहाँ पर साइकोसिस बोल सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार के भ्रम उसके दिमाग में बने रहना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ होम बेस्ड लर्निंग। होम बेस्ड लर्निंग का एक उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहला कि 0 से 3 वर्ष आयु बच्चों की समग्र विकासात्मक प्रक्रिया में सुधार करना होम बेस्ड लर्निंग में आता है। 20 से 22 आयु वर्ष के लोगों के विकास की बात करना, उसमें सुधार करना। वयोवृद्ध जो ओल्ड एज है उनके विकास में सुधार करना, या फिर ये सारी चीज़ें। देखो होम बेस्ड लर्निंग जो होती है, आपने अर्ली चाइल्डहुड केयर में पढ़ा हुआ है। होम बेस्ड लर्निंग दैट मीन्स शुरुआती समय में बच्चों को पेरेंट्स जो हैं या उनके साथ जो भी रहते हैं, रिश्तेदार हो गए या उनके मेन जो फैमिली हो गई है ना, फैमिली एक राइट वर्ड होगा, कि वो किस तरीके से बच्चों को चीज़ें सिखाती है, क्या क्या मोरल डेवलपमेंट और किस तरीके का नॉलेज ज्ञान उसको दिया जाता है, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाती है? होम बेस्ड लर्निंग में आ जाती है। क्योंकि इसके बाद तो बच्चा क्या करेगा? स्कूल जाना स्टार्ट कर देगा। तो बिफोर स्कूल बच्चा क्या क्या चीज़ें सीख चुका है घर से, वो सब की सब आ जाती है होम बेस्ड लर्निंग के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानसिक मानदित बच्चों का जो आईक्यू है, मेंटली रिटार्डेड एमआर जो चिल्ड्रन होते हैं उनका आईक्यू क्या होता है, ठीक है। 80, 90, 65 या 70। देखो 90 से या 90 से 110 के बीच के लोग जो होते हैं, या 90 से 110 जिनका आईक्यू होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 71 से 89 तक का, इनको क्या बोला जाता है? बिलो एवरेज बोला जाता है। मतलब है तो आईक्यू बट थोड़ा कम है, ठीक है, तो बिलो एवरेज इसको बोला जाता है। अब यहाँ पर जो होता है अपना, ये 70 वाला जो लिखा हुआ है, ये किसके अंदर आ जाएगा? एमआर के अंदर आ जाएगा, है ना। इसको लो एमआर बोला जाता है, फिर माइल्ड आ जाता है, फिर सीवियर यहाँ पर आ जाता है। तो ऐसे बिलो से कैटेगरी यहाँ पर आती जाती है। तो हमसे पूछा गया 70 किस में आ जाएगा? तो मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में इसको कंसीडर किया जाएगा। कई जगह इसकी भी सब कैटेगरीज दिखाई गई है 10-10 के डिफरेंस पे, है ना। जैसे 70 के 80 के बीच में लो हो जाएगा, फिर माइल्ड यहाँ पर हो जाएगा, फिर तीव्र जिनका मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन होंगे वो वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, घरेलू अधिगम का मुख्य रूप क्या है? होम बेस्ड लर्निंग कैसे करवाई जाती है बच्चों को? बच्चे के प्रारंभिक विकासात्मक वर्षों के दौरान बच्चे व परिवार तक शीघ्र पहुंचना होम बेस्ड लर्निंग होता है। दूसरा, माता पिता तक पहुंचना, वयस्कों को जानकारी प्रदान करना, या फिर ये सारी ही चीज़ें होम बेस्ड लर्निंग के अंदर आती है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर किया था, उसमें हमने देखा था होम बेस्ड लर्निंग क्या होती है। 0 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं वो किस तरीके से चीज़ों को सीखते हैं अपने परिवार के द्वारा। तो वही वाली चीज़ हो गई, टू रीच द चिल्ड्रन एंड फैमिली अर्ली इन द चाइल्ड फॉर्मेटिव ईयर्स। चाइल्ड के जो फॉर्मेटिव ईयर होंगे, शुरुआती जो समय होंगे, उसमें बच्चा किस तरीके से चीज़ों को सीखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। विकास को किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है? जन्म से वृद्धावस्था तक मनुष्यों की वृद्धि के रूप में, जीवन चक्र के दौरान अधिक ज्ञानवर्धन और देही कुशलता प्राप्त करके, मतलब डेवलपमेंट की एक डेफिनेशन आप देख सकते हैं।
एक सही डेफिनेशन क्या होनी चाहिए जिसमें पूरे डेवलपमेंट को डिफाइन किया जा सके। आयु के साथ साथ गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन के रूप में, या फिर एक प्रक्रिया जिसमें मानसिक और दैहिक परिवर्तन आयु के साथ त्वरित होते रहते हैं। ठीक है, तो एक विकास की आइडियल डेफिनेशन क्या मानी जाती है कि गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों रहे। क्वालिटेटिव में क्या क्या, गुणात्मक में क्या क्या कि व्यक्ति का फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल सभी प्रकार के डेवलपमेंट हो, सारे ही प्रकार का विकास बच्चे का हो। और मात्रात्मक में मतलब उसकी फिजिकल वृद्धि यहाँ पर होती रहे, दैट मीन्स उसकी ग्रोथ यहाँ पर होती रहे, ग्रोथ में उसका जैसे हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, है ना, वो वाला डेवलपमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो मेजरमेंट वाली चीज़ भी यहाँ पर होती रहे और एक क्वालिटेटिव चीज़ भी यहाँ पर होती रहे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा। जब बच्चे माता पिता के साथ पौधों को पानी देने के कार्य में प्रतिभाग करते हैं, पेरेंट्स पौधों को पानी देते हैं तो ये चीज़ बच्चा देखता है और उसी चीज़ को कॉपी करके वो भी प्लांट्स को पानी देता है। तो ये चीज़ ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस है या फिर कलर है? क्या चीज़ ये करेक्ट होनी चाहिए? ये चीज़ किसको बताती है? ग्रोथ को बताती है कि बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये किस चीज़ का कंसेप्ट है? ये ग्रोथ का कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा। प्रथम दांत दिखने की औसत आयु क्या होती है? जो बच्चों का पहला दांत दिखाई देता है, जो कि नीचे की साइड सबसे फर्स्ट पर आता है, वो कितने महीने में आता है? 3, 7, 12, 18 महीने। तो देखो ऐसी कोई चीज़ मतलब आइडियली ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है कि इसी समय बच्चों के दांत आएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों में जल्दी डेवलप हो जाते हैं और कुछ बच्चों में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, आपको ध्यान होगा तो उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ भी आती है। जिन बच्चों में दांत नहीं आते हैं फिर उनको दवाई दी जाती है ताकि उनके दांत यहाँ पर निकले। ठीक है, तो एक आइडियल टाइम हम लोग नहीं बोल सकते, लेकिन फिर भी एक अंदाज़ा हम लोग लगा सकते हैं। ये आते हैं 5 से 7 महीने में पहली बार। किसी किसी को 5 महीने में आ जाएंगे, किसी किसी को 7 महीने भी लग जाएंगे पहला दांत आने में। ठीक है, तो प्रथम दांत दिखने की औसत आयु यहाँ पर मानी जाती है 5 से 7 महीने। ऑप्शन में आपके 3 लिखा हुआ है जो कि पॉसिबल नहीं है। 7 महीने है ना, 5 से 7 तो केवल ऑप्शन में 7 है, इधर 12 लिखा हुआ है, इधर 18 लिखा हुआ है। ठीक है, तो केवल ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 5 से 7 महीने में हम लोग देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। घरेलू अधिगम में माता पिता बच्चों को कहानियां पढ़कर सुनाते हैं। ठीक है, शुरुआती समय में बच्चों को कई सारी कहानियाँ सुनाई जाती है, कई सारी कविताएं बताई जाती है। तो बच्चे इसको कैसे सीखते हैं? पढ़ने के लिए सीखते हैं, विचार करने के लिए, लिखने के लिए, या इमिटेट करने के लिए? तो बेसिकली बच्चा जो है इंटरेस्ट दिखाता है उस चीज़ में, उसको आसपास की चीज़ें समझ में आती है, तो हम लोग इसका आंसर कर सकते हैं कि पढ़ने के लिए जो है बच्चा इन चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें? ये 15 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा। घर में वार्तालाप बढ़ने पर बच्चा कैसे सीखता है? एज द कॉन्वर्जेशन आर मोर एट होम द चिल्ड्रन लर्न। जैसे घर पर बातचीत हो रही है तो बच्चा उन चीज़ों को सुन रहा है, समझ रहा है। ठीक है, तो बच्चा कैसे सीखेगा? रिजर्वेशन के थ्रू, भाषा की कुशलता उसकी विकसित होगी, टू गो आउट बाहर जाना, या फिर उस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इससे उसकी भाषा की कुशलता विकसित होगी। जैसे घर पर पेरेंट्स या फैमिली मेम्बर्स बात करते हैं वैसे ही उसी ही टोन में बच्चा भी बात करना सीखेगा, है ना। तो भाषा की कुशलता, उसकी लैंग्वेज स्किल्स यहाँ पर डेवलप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा। सामाजिक अंतःक्रिया और संप्रेषण में गंभीर बाधा जैसे लक्षणों का शीघ्र दिखना निम्नलिखित में से किस चीज़ का संकेतक होता है? क्या चीज़ यहाँ पर कही गई है? सामाजिक अंतःक्रिया, सोशल इंटरेक्शन, लोगों से बातचीत करना, सोशलाइज होना, और संप्रेषण में गंभीर बाधा, दैट मीन्स एक व्यक्ति जो दूसरों से बातचीत कर नहीं कर सकता है, बहुत शर्माता है, शाइनेस यहाँ पर होती है ना। इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो किस चीज़ का संकेतक यहाँ पर माना जाता है? ठीक है, ये इन्फेंटी ऑटिज्म हो सकता है। दूसरा बोला है शैशव स्मृति लोप यहाँ पर हो सकता है। तीसरा बोला है सेरेब्रल पॉल्सी यहाँ पर हो सकता है, या फिर ये रेट सिंड्रोम यहाँ पर हो सकता है। देखो ये तो पता चल गया कि ये बच्चा जो है सोशलाइज नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पर दूसरों से बातचीत नहीं कर सकता है, इसको बहुत शाइनेस होती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर इसमें ऑटिज्म तो है। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई। ऑटिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं? जो स्वलीनता होती है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि बच्चा सोशलाइज बिल्कुल नहीं होता है। अगर स्कूल में भी बैठा हुआ है तो सबसे लास्ट में या सबसे साइड में अकेला बैठा रहेगा। ठीक है, ना किसी के साथ खेलने जाएगा, और घर में भी होगा तो अकेले रूम में बैठा रहेगा। इवन वो घर वालों से भी इतनी बातचीत नहीं करता है। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? स्वलीनता कहलाती है।
देखो स्मृति लोप या एमेंशिया जो होता है इसका मतलब होता है कि व्यक्ति चीज़ों को भूल जाता है। ठीक है, स्मृति लोप का मतलब क्या होता है? चीज़ों को भूल जाना। ठीक है, याद नहीं रहती है लंबे समय तक। सेरेब्रल पाल्सी प्रमस्तिष्क घात का ये मतलब होता है कि आपका जो ब्रेन है वो अच्छे से डेवलप यहाँ पर नहीं हुआ है, दैट इज सेरेब्रल पाल्सी, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। तो अभी हमसे यहाँ पर बात करी गई थी इसकी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑटिज्म की यहाँ पर बात की जा रही है, या फिर कभी कभी इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी लिखा जाता है, तो दोनों एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट वन आर CD4+ सेल, किसी एक के सिवाय शेष समस्त CD4 कोशिकाएं हैं। मतलब एक को छोड़कर बाकी 3 CD4 सेल्स होती है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि CD4 सेल्स करती क्या है। ऑप्शंस देख लेते हैं। मोनोसाइट्स, टी हेल्पर सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक कोशिकाएं, या फिर मैफ्रोफेजेस। हमसे पूछा गया CD4 सेल्स। ठीक है, 3 CD4 सेल्स है, एक कौन सी यहाँ पर नहीं है। तो देखो CD4 सेल्स क्या करती है? हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। तो एक बार आप डिटेल देख लीजिए। CD4 सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स, CD4 कोशिकाएं सभी की नाम है, संक्रमण से लड़ने के लिए अन्य प्रतिरक्षी कोशिकाओं जैसे मैफ्रोफेज, बी लिम्फोसाइट्स जिसको बी कोशिकाएं हम लोग बोलते हैं, CD8 टी लिम्फोसाइट्स जिनको CD8 सेल्स यहाँ पर बोला जाता है, इनको उत्तेजित करके प्रतिरक्षा जो प्रतिक्रिया होती है उसको समन्वित करने में मदद करती है। जैसे HIV CD4 कोशिकाओं को नष्ट करके प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है। ठीक है, तो हमसे बोला था कौन CD4 के अंदर नहीं आता है, तो टी साइटो टॉक्सिक कोशिकाएं जो है इसके अंदर नहीं आती है। बाकी ये तीनों के तीनों जो है CD4 सेल्स के अंदर आती है। ठीक है, मोनोसाइट्स हो गया, हेल्पर सेल्स हो गई, और मैफ्रोफेज यहाँ पर हो गया, जैसे कि इसमें हमने पढ़ा था यहाँ पर। ठीक है, तो ये सब CD4 है जो क्या करती है? शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुछ घरेलू आगंतुकों के द्वारा बच्चों और परिवारों को महत्व दिए जाने पर किस चीज़ की अनुभूति होती है? जैसे होम विजिटर्स होते हैं, कई सारे व्यक्ति हमारे घर पर आते हैं, रिलेटिव्स हो गए, पड़ोसी हो गए, ठीक है, दूर के रिश्तेदार हो गए, अननोन्स हो गए। तो कुछ घरेलू आगंतुकों के द्वारा बच्चों और परिवार को महत्व दिए जाने पर उनमें किस चीज़ की अनुभूति आएगी? सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता, उच्च सफलता, ऊर्जा, या फिर ईगरनेस यहाँ पर देखी जाएगी। करेक्ट आंसर क्या होगा? सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता। ठीक है, जैसे होम विजिटर्स आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके की फीलिंग आने की संभावना है कि उन्होंने क्या किया? बच्चों और परिवारों को महत्व दिया है। दैट मीन्स यहाँ पर आएगी सिक्योरिटी या फिर सुरक्षा की अनुभूति की गंभीरता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखिएगा। 3 से 6 आयु वर्ग हेतु आरंभिक बाल्यावस्था शिक्षा योजना किसके अधीन संचालित की जाती है? जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन स्कीम है, जो कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, तो ये किसके अंतर्गत आती है? किस स्कीम के अंतर्गत आती है? सर्व शिक्षा अभियान, राजीव गांधी शिक्षा योजना, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, या फिर शिशु विद्या योजना। ठीक है, तो ये किसके अंदर आता है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर आता है। नाम से ही समझ में आ रहा है ना, कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हो रही है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन की। तो प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करने के अंतर्गत इसकी बात यहाँ पर करी जाती है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक ये 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। टोटल इस पेपर में 45 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट सेशन में यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, जो कि सेम टाइम पर आपका होगा। ओके, इसके अलावा दिन में 2 बजे ऐप पर आपकी क्लासेस चल रही है, तो वहाँ से आप साइंस की क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। शाम को 6 बजे साइंस का लाइव प्रैक्टिस सेशंस चलता है, तो उसे भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रह जाता है तो ज़रूर से मेंशन कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सेशन में हम लोग आपके डाउट्स को भी डिस्कस कर सकें। ठीक है, इसके अलावा एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी डिटेल आपको चाहिए या एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट आप चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हो जाइएगा, ताकि एग्ज़ाम रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। ठीक है, सो सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।